आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स के दूसरे पेपर की बात करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। लेकिन इस शासन व्यवस्था को पढ़ने से पूर्व आइए थोड़ा बहुत परिचय हम लोग मुंडा जनजाति समुदाय से कर लें। ये मुंडा जनजाति समुदाय जो है उसे कोलेरियन समूह में रखा गया है। कौन सा समूह? कोलेरियन समूह में रखा गया है। और इस समूह में जितने भी जनजाति रहे होंगे उस समय, उनमें से सबसे सशक्त एवं शक्तिशाली मुंडाओं को माना जाता था। मुंडा जो समुदाय है, प्रजाति के आधार पर उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा गया है। रिपीट कर रहा हूं, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा गया है। और अगर हम इनके निवास स्थान की बात करें कि मुंडा कहाँ से झारखंड आए, तो इस पर कई विचारधाराएं हैं। और पहली विचारधारा यह कहती है कि मुंडा तिब्बत से आए, जबकि दूसरी विचारधारा यह मानने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि मुंडा दक्षिण पश्चिम प्रांत से आए और मध्य प्रांत होते हुए झारखंड पहुंचे। और झारखंड उन्हें इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो मध्य प्रांत का क्षेत्र था वहां उन पर आर्यों द्वारा दबाव बनाया गया उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए। तीसरी विचारधारा ये निकल करके आई है कि मुंडा दक्षिण पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किए, जहां उनका सामना असुर जाति के लोगों से हुआ और उनसे उन्हें युद्ध करना पड़ा। और युद्ध के पश्चात उन्हें हराकर मुंडा लोगों ने अपना आधिपत्य झारखंड में जमाया। अब जब वो झारखंड पहुंचे तो उनके पास दो तरह की समस्याएं थी। एक तो अस्थायी आवास की समस्या और दूसरी आजीविका की। इन दोनों समस्याओं के समाधान हेतु मुंडाओं ने वनों की सफाई करना प्रारंभ किया और अपने लिए अस्थायी आवास हेतु गांव बनाए। ये जो गांव इन्होंने बनाए उसे खूंटकट्टी गांव कहा जाने लगा। और आजीविका हेतु जब उन्होंने खेत बनाए तो उन खेतों को खूंटकट्टी खेत कहा जाने लगा। देखिए, खूंटकट्टी का क्या अर्थ होता है? खूंट का एक साधारण सा अर्थ है एक परिवार। खूंट अर्थात एक परिवार। तो जो उन्होंने अपने आवास के लिए गांव बनाया तो उसको खूंटकट्टी गांव कहा, और जो आजीविका के लिए खेत बनाए कृषि हेतु उसे खूंटकट्टी खेत कहा। और चूंकि इन खूंटकट्टी खेतों के मालिक वही हुआ करते थे जो उस खेत को बनाते थे, जो परिवार होता था जिस परिवार के द्वारा वो खूंटकट्टी खेत बनाए जाते थे, उस परिवार को खूंटकट्टीदार यानी मालिक कहा जाता था। उस खेत का खूंटकट्टीदार यानी मालिक कहा जाता था। खूंटकट्टीदार यानी मालिक कहा जाता था। अब एक सीमित संख्या में लोग आए होंगे झारखंड, लेकिन जब समय के साथ उनकी जनसंख्या बढ़ी और जो उन्होंने छोटे छोटे गांव बनाए थे, बसाए थे, उनकी जगह में कमी महसूस हुई उन लोगों को, तो उन लोगों ने नए नए गांव बनाना शुरू किए। तो जनसंख्या बढ़ने के बाद जगह की कमी महसूस होने पर नए नए गांव उन्होंने बनाए। और क्या हुआ कि इन गांवों पे नियंत्रण करने हेतु, इन गांवों में सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सामंजस्य स्थापित करने हेतु इन लोगों ने एक गांव का एक पंचायत बनाया और उस एक गांव या पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा।
धीरे धीरे गांवों की संख्या बढ़ी और मुंडाओं की संख्या बढ़ी। फिर कई सारे गांव या पंचायत को मिलकर के उन्होंने एक पट्टी का निर्माण किया। पट्टी, कई सारे गांव या पंचायत मिलाकर के उन्होंने एक पट्टी का निर्माण किया और कई पट्टियों को मिलाकर के उन्होंने एक पड़हा का निर्माण किया। कई सारी पट्टियों को मिलाकर के उन्होंने एक पड़हा का निर्माण किया। अब सोचिए ये पड़हा है क्या? पड़हा का एक जनरल उदाहरण यह है कि एक पड़हा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य रहा करते थे। एक पड़हा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य रहा करते थे। तो इस तरह से कई सारे पड़हा बन गए और कई पड़हा को मिलाकर के भी शासन व्यवस्था के लिए जो पंचायत बैठे और बना, तो उस पंचायत को पड़हा पंचायत कहा जाने लगा। पड़हा पंचायत कहा जाने लगा। अब आइए पड़हा पंचायत के बारे में। पड़हा पंचायत क्या होता है? पड़हा पंचायत, चूंकि पड़हा जो बना कई सारे पट्टियों से मिलकर के बना था और पट्टियों के प्रमुख को मानकी कहा करते थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले जब गांव बना तो गांव के प्रमुख को मुंडा कहते थे। गांव के प्रमुख को मुंडा कहते थे। गांव के प्रमुख, उनको मुंडा कहते थे। फिर कई गांवों को मिलाकर के गांव को ही पंचायत भी कहा गया था। कई गांव या पंचायत को मिलाकर के एक पट्टी का निर्माण हुआ और इस पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते थे। मानकी। और कई सारी पट्टियों से को मिलाकर के एक पड़हा का निर्माण हुआ जिसके हेड को मुखिया को, प्रमुख को पड़हा राजा कहा जाता था। पड़हा राजा कहा जाता था। और कई पड़हा को बना करके, कई पड़हा को मिलाकर के एक पड़हा पंचायत हुआ करता था। पड़हा पंचायत, पड़हा पंचायत हुआ करता था। इस पड़हा पंचायत को चलाने के लिए 5 कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, पड़हा पंचायत को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और जो ये 5 अधिकारी के पद थे उनका नाम है दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। इन सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और ये जो 5 पद थे वो बिल्कुल वंशानुगत थे। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल के जो पद थे वो वंशानुगत पद थे। अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं कि दीवान का क्या कार्य था और बाकी लोग क्या क्या कार्य करते थे। एक बार लिख लीजिए फिर से, ठीक से, ठीक है। दीवान एक्चुअली मंत्री के समतुल्य हुआ करते थे, यानी राजा के नीचे जो होता है मंत्री उसके समतुल्य हुआ करते थे। जबकि ठाकुर जो हुआ करते थे वो एक तरह से मानिए कि उपराजा, उपराजा की तरह वो कार्य करते थे। जबकि पांडे की अगर हम बात करें तो पांडे का मुख्य कार्य
कागजी जितने भी कार्य हुआ करते थे, लिखा पढ़ी वाले कार्य हुआ करते थे, उनको देख उनके उनका उनको देखा करते थे। वो कागजी जो कार्य थे वो पांडे देखा करते थे, जबकि कर्ता का मुख्य कार्य जो पढ़ा पंचायत है उसमें अनुशासन बनाने का था। कर्ता का मुख्य कार्य क्या था? पढ़ा पंचायत में अनुशासन बनाने का था। लाल जो पद था वो एक्चुअली आज के वकील जो कार्य करते हैं वो लाल समय क्या करते थे, मतलब कि दो पक्षों में अगर कोई विवाद है तो उन दोनों पक्षों के लिए बहस किया करते थे, तो ये पद लाल के लिए था और ये वंशानुगत पद थे। लेकिन इस पढ़ा पंचायत की जो व्यवस्था थी शासन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी और इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता रही, पढ़ा पंचायत के शासन व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो यही रही कि हालांकि पढ़ा पंचायत के नीचे कार्य करने वाले जो 5 अधिकारी के पद थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये वंशानुगत पद थे, परंतु पढ़ा राजा जो बनते थे उनका मनोनयन होता था, चुनाव होता था। पढ़ा राजा का पद कभी भी वंशानुगत नहीं रहा। तो जब राजा वंशानुगत नहीं है और न ही पढ़ा राजा को किसी तरह का कोई राजस्व जनता से प्राप्त होती थी, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था थी वह एक राजकीय शासन व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वह एक सहकारी शासन व्यवस्था थी जिसमें लोग एक दूसरे के सहयोग से समाज के सामाजिक न्याय को, आर्थिक क्रियाकलापों का पर नियंत्रण रखते थे। तो यह एक सहकारी शासन व्यवस्था थी। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हुआ करती थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका हुआ करती थी। और जो यह पद था पढ़ा राजा का, उसमें किसी तरह का कोई राजस्व उन्हें प्राप्त नहीं होता था और न ही यह पद वंशानुगत था। इसलिए जब मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं, तो उस समय से ही इस क्षेत्र में एक प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था रही है, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था रही है। तो हम कंक्लूजन में यह कह सकते हैं कि विश्व की प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अगर कहीं रही है तो वो झारखंड में रही है, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत रही है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत रही है। थैंक यू। फिर आगे पढ़ेंगे कल।